चलिए आज चलते हैं एक ऐसी पुरानी दुनिया में, एक ऐसी सभ्यता की कहानी में जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही महान थी, लेकिन फिर भी उसकी कहानी कहीं इतिहास के पन्नों में खोसी गई है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए। एक पूरी की पूरी दुनिया जिसने इतने शानदार शहर बसाए, दूर दूर तक व्यापार किया, वो दुनिया बस समय की धूल में कहीं गुम हो गई। यही है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य। आप देखिए, मिस्र में तो पिरामिड हैं, फराओं की कहानियां हैं, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे कोई बड़े बड़े मकबरे या राजाओं के नाम नहीं छोड़े, और उनकी सबसे बड़ी विरासत, उनकी भाषा, वो आज भी एक पहेली है। एक ऐसा कोड है जिसे हम 100 साल से भी ज्यादा से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तैयार है? चलिए इस खोई हुई दुनिया के सफर पर निकलते हैं। ये कहानी है उन लोगों की जिनकी इंजीनियरिंग, जिनकी प्लानिंग और जिनका व्यापार करने का तरीका अपने वक्त से हजारों साल आगे था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सभ्यता आखिर थी कितनी बड़ी, और ये कांस्य युग में कब अपने चरम पर थी। तो ऑफिशियली इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। और ये कोई छोटा मोटा शहर या राज्य नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। तो आखिर क्या चीज थी जो इस सभ्यता को इतना इतना खास बनाती थी? शुरुआत करते हैं उनके शहरों से। सच कहूं तो वो उस पुरानी दुनिया के किसी भी शहर जैसे नहीं थे। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने समय से कहीं आगे के शहर बनाए। उनके शहरों को देखिए, कोई टेढ़ी मेढ़ी गलियां नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट प्लान किया हुआ था। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, ठीक आज के मॉडर्न शहरों की तरह। और मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ जैसी विशाल इमारतें बताती हैं कि वो लोग बड़े बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में कितने माहिर थे। और अब एक ऐसी बात जो दिमाग घुमा देती है, हजारों किलोमीटर्स में फैले इस पूरे साम्राज्य में हर एक ईंट जो इस्तेमाल हुई, उसका साइज और अनुपात एकदम एक जैसा था, 4-2-1। मतलब सोचिए कोई कितनी पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी जिसका कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन का लेवल उस जमाने के हिसाब से सोचा भी नहीं जा सकता। और बात सिर्फ सड़कों की नहीं थी, सफाई का जो सिस्टम था वो तो कमाल ही था। लगभग हर घर का अपना बाथरूम और टॉयलेट था, जो ढकी हुई नालियों के एक बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ा था। और इन नालियों में सफाई के लिए मैनहोल भी थे, एक ऐसी सुविधा जो दुनिया के कई बड़े शहरों को भी 19वीं सदी तक नसीब नहीं हुई। लेकिन ये लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं थे, ये तो वर्ल्ड क्लास व्यापारी भी थे। अब देखते हैं कि कैसे इनकी अर्थव्यवस्था ने उस प्राचीन दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा था। ऐसा नहीं था कि ये लोग दुनिया से कटे हुए थे, बिल्कुल नहीं। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के पुराने रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम की एक जगह से व्यापार का जिक्र मिलता है। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि ये मेलुहा सिंधु घाटी ही थी। यहाँ से सोना, तांबा और कीमती पत्थर जैसी चीजें बाहर भेजी जाती थी। अब इतने बड़े ट्रेड को संभालने के लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम बनाया था। वो पत्थर की छोटी छोटी मुहरों का इस्तेमाल करते थे, जिन पर जानवरों की आकृतियां बनी होती थी, शायद आज के कंपनी लोगों की तरह, अपने सामान पर निशान लगाने के लिए। और उन्होंने वजन करने के लिए बाट की एक इतनी सटीक प्रणाली बनाई थी कि व्यापार में कोई गड़बड़ी ना हो। और यहाँ एक और मजेदार चीज है, हम लोग कैसे गिनते हैं? 10, 100, 1000, है ना? उनका वजन करने का सिस्टम एकदम अलग था। वो एक डबलिंग सिस्टम पर आधारित था। हर अगला बाट पिछले वाले से ठीक 2 गुना होता था। 1, 2, 4, 8, 16 और ऐसे ही आगे। ये गणित को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका था, जो उनकी लॉजिकल सोच को दिखाता है। इंजीनियरिंग में इतनी महारत, व्यापार में इतनी समझदारी। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा राज है, एक ऐसा कोड जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है
आखिर क्यों हम उनकी लिखाई को पढ़ नहीं पाते? हमारे पास उनकी लिखावट के हजारों सैंपल्स हैं जो मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाया है। देखिए, इसकी वजह ना बहुत सीधी सी है, लेकिन उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग भी। मिस्र की लिखावट को समझने में मदद मिली रोज़ेटा स्टोन से, एक ऐसा पत्थर जिसपे एक ही बात 3 अलग-अलग भाषाओं में लिखी थी। सिंधु लिपि के लिए हमें आज तक ऐसा कोई की या रोज़ेटा स्टोन नहीं मिला है, और उसके बिना ये एक ऐसे बंद दरवाजे की तरह है जिसकी चाबी खो गई हो। तो उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? उनकी मोहरें हमें कुछ छोटे-छोटे इशारे जरूर देती हैं। एक बहुत मशहूर मोहर पर एक आकृति योग की मुद्रा में बैठी है और उसके चारों ओर जानवर हैं। कई विद्वानों का मानना है, और ये एक बड़ी बहस का विषय भी है, कि ये शायद हिंदू देवता शिव का कोई शुरुआती रूप हो सकते हैं जिसे आद्य शिव कहा जाता है। अगर ये सच है तो सोचिए, ये आज की संस्कृति और 5000 साल पहले के लोगों के बीच कितना गहरा कनेक्शन हो सकता है। और यही हमें लेकर आता है हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी सफल सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि इसका अंत किसी एक झटके में नहीं हुआ, जैसे कोई लड़ाई या हमला। नहीं, ये एक बहुत धीमी, धीरे धीरे होने वाली गिरावट थी जो सदियों तक चली, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी पर्यावरण में बदलाव। वैज्ञानिक इसकी 3 बड़ी वजहें बताते हैं। 1, भूकंपों की वजह से नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया होगा, जिससे कुछ शहर पानी में डूब गए तो कुछ पानी के लिए तरस गए। 2, घग्घर-हकरा नदी, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती नदी भी मानते हैं, वो पूरी तरह सूख गई। और 3, क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का पैटर्न बिगड़ गया, जिससे सदियों तक चलने वाला भयंकर सूखा पड़ा। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे लोग मारे गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन था, बदलाव था। जैसे जैसे बड़े शहर खाली होने लगे, लोग पूर्व में गंगा के मैदानों की तरफ और दक्षिण में छोटे छोटे गांवों और बस्तियों में जाकर बस गए। एक महान शहरी सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। और बस यहीं पर आकर आज हम खड़े हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमें एक बड़ी बात याद दिलाती है कि कोई भी समाज कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, वो प्रकृति की ताकतों के आगे हमेशा कमजोर रहता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अब भी क्या नहीं जानते, और कौन से राज हैं जो आज भी उस रेत के नीचे दबे हैं, बस इस इंतजार में कि कोई उन्हें खोज निकाले।